हाँ, तो हम 12th क्लास का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इसको आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि नीट में कहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकती है। उन पे ही फोकस रहेगी हमारी आज की क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ के हम क्या क्या जान पाएंगे? हम जान पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स कि किन प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। फिर इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, उसके जो टूल्स होते हैं वेरियस उसके बारे में जानेंगे। फिर उसकी प्रोसेसिंग क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पे दिया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक्स बताया है कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी डील करती है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मतलब ह्यूमंस के लिए जो यूज़फुल हैं, जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट हैं, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हैं, उनका प्रोडक्शन करना, वो भी लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम या सेल्स का यूज़ करके। तो ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिक है। अब तो और अब तो इस प्रोसेस को देखें तो ये ट्रेडिशनल व्यू था। अब क्या है कि एक बायोरिएक्टर्स जैसे आ जाते हैं हमारे पास, या फिर कहना चाहिए लैब रिसर्च है हमारे पास, यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर देते हैं ऑर्गेनिज्म में, और वहाँ से हमें कई सारे नंबर में, मल्टीपल कॉपी नंबर में क्लोनिंग करके उनको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हमने सुना हुआ है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम है इन विट्रो मीन्स होता है कि आउटसाइड द बॉडी, मतलब लेबोरेटरीज में, रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर में जो हमारे सेटअप होते हैं, वहाँ पे जब हम इन विट्रो ग्रो कराते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी को, तो ये भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। फिर डीएनए वैक्सीन अगर बनाते हैं तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। और किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना हो तो उस ये जो प्रोसेस है उसकी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही है। फिर है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी आता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने क्या किया था, डेफिनेशन दे रखी थी बायोटेक्नोलॉजी की। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि जो हमारे कोई प्लांट सेल है, कोई टिश्यू है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी जो सेल्स है इससे हम यूज़ करते हैं न्यू प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने में। ये ट्रेडिशनल व्यू था। पर अब जो मॉडर्न व्यू आ गया था, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ये था कि जेनेटिकली इंजीनियर या जेनेटिकली प्रोग्राम सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट सेल का यूज़ करना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि ऑर्गेनिज्म या सेल या उसके डिफरेंट पार्ट्स की इंटीग्रेशन करा के नेचुरल साइंस के साथ, और मॉलिक्यूलर, क्योंकि अब जेनेटिक लेवल पे आ गया, तो यानी कि मॉलिक्यूलर एनालॉग। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड जो हमें कराई जाती हैं जेनेटिकली या मॉलिक्यूलर बेसिस पर, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में रखेंगे। फिर प्रिंसिपल देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है केमिकल इंजीनियरिंग, या जिसको कह सकते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स डीएनए है, आरएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं हमारे। तो इनमें हम अल्टर कर दें, इनकी केमिस्ट्री में कुछ चेंज कर दें, तो और उसके बाद क्या करें, उसको इंट्रोड्यूस करा दें होस्ट के अंदर, और इससे क्या होगा, होस्ट का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, हम स्टेराइल मीन्स माइक्रोब कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, और इससे ग्रोथ करते हैं डिजायर्ड माइक्रोब की या यूकैरियोटिक सेल की, बड़े लेवल पे, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है,
टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, वैक्सीन्स बना रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं, तो ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो ये इसका हमारा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब कुछ टर्म आते हैं इस पेज में, इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस कुछ टर्म है जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट मीन्स रिकॉम्बिनेशन मीन्स जो डीएनए हमारे पास था नेचुरली जो प्रेजेंट था उसमें हमने कुछ चेंज कर रखा है उसमें, और रिकम्बाइन करा के उसमें फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करा के वो सेल के साथ, और जो कॉम्बिनेशन तैयार करा है डीएनए का उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह दिया है। और इसमें होता क्या है, इसके ही अंदर सब क्लास, मतलब इसकी प्रोसेस है जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। मीन्स क्लोनिंग मतलब क्या होता है, क्लोनिंग मीन्स होता है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द डीएनए, टेम्पलेट डीएनए, तो ये क्लोनिंग है। ठीक है, और एक चीज़ और हम बताएं कि जैसे क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में एक सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर यहाँ पे हम प्लाज्मिड की डेफिनेशन थोड़ी दी हुई है, प्लाज्मिड होता क्या है, तो प्लाज्मिड जो है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मीन्स ये ऑटोमेटिकली खुद ही सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है ऑफ क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये है प्लाज्मिड। तो अभी इसकी ये लाइन याद कर लीजिए, ये काफ़ी काम में आने वाली है, प्लाज्मिड के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले कब, ये इसका क्या कहना चाहिए, किन्होंने सबसे पहले दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या है, कोहेन एंड बोयर, इनका नाम आता है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। सो कोहेन बोयर, दो साइंटिस्ट हैं, कोहेन बोयर, इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कराया था, जो प्लाज्मिड था सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, उसके साथ उसको आइसोलेट करा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से एक पीस ऑफ डीएनए कट करा, उसको होस्ट जो डीएनए है उसमें भी कट करा, और जो मॉलिक्यूलर सिजर जिसको हम कहते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, उस एंजाइम का यूज़ करके कट लगाया दोनों में, और फिर स्टिकी एंड्स बने उनमें, और वहाँ पे उनको लीगेट करा गया डीएनए लाइगेज से। और इसको जब हमने बाइनरी फिजन जब बैक्टीरिया ने किया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में, तो वो उससे मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बना दी, तो इसको क्लोनिंग कह दिया हमने। तो ये पूरा फर्स्ट टाइम कोहेन एंड बोयर ने बताया था डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे हुआ। सॉल्मोनेला सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे हुआ था। ठीक है, और फिर देखिए मॉलिक्यूलर सिजर बता दिया हमने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड का काम क्या होता है, प्लाज्मिड एज अ बैक्टर है, यानी कि एक कैरियर, एक वाहक के तौर पे काम करता है हमारा, तो ये बैक्टर होता है प्लाज्मिड। ठीक है,
और यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि प्लाज्मिड का इस्तेमाल वेक्टर की तरह करा जाता है टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। फिर हम कहते हैं कि लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर, वो कैसे पॉसिबल हुई है? वो हुई है डीएनए लाइगेज की वजह से। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद क्लोनिंग, इसी को हमने कहा कि जो ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli। फिर इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म को जब हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग या मॉडिफिकेशन उसमें किया जाता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, हम तीन बातों को, तीन पॉइंट को ध्यान रखते हैं। पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई डीएनए विथ डिजायर्ड जीन्स, मतलब जिनमें जो डिजायर हमें, क्योंकि हमारा पूरा एम है बायोटेक्नोलॉजी का कि हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम डिजायर्ड जीन को, डीएनए को, जो कि डिजायरेबल होगा। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब ये जो डीएनए हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे हम इनटू होस्ट, सूटेबल होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस डीएनए जो है उसको, इसका मेंटेनेंस होगा होस्ट में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि होस्ट का एनवायरनमेंट या उसकी जो फिजियोलॉजी है उसकी वजह से जो डीएनए था हमारा फॉरेन, जो डिजायरेबिलिटी जीन वाला था, उसको कुछ डिग्रेड हो जाए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। यहीं तक बात नहीं है, इसके अलावा उसको अपनी प्रोजेनी भी में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा इसी डीएनए को, डिजायरेबल। ये हमारे तीन स्टेप्स हैं, मेंटेनेंस, introduce DNA in the host, transfer the DNA and transfer to its progeny। ठीक है। फिर अब ये तो हमारे प्रिंसिपल्स में इतने टॉपिक हमारे कवर हो गया है। फिर है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या टूल्स होते हैं, तो देखिए अभी हमने जो रफली बताया था, अब थोड़ा डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। तो क्या क्या है देखिए, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज है, वेक्टर्स हैं और होस्ट है। इतने लोग हमारे टूल्स हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ ई कोलाई में रिस्ट्रिक्ट करने वाले दो एंजाइम थे। ठीक है। तो उनमें से एक तो डीएनए से मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था, जोड़ता था, और दूसरा जो था वो कट करता था डीएनए से। तो जो दूसरा था जो कट करता था उसको हमने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नाम है हाइंड 2। अभी हम नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके वो बताएंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे रखा जाता है नाम उसका। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नाम है हाइंड 2। ठीक है। और देखिए एक चीज़ है यहाँ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पर जो हमारा डीएनए है, डीएनए को एंजाइम कट करता है एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर। तो उसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। वो हर एक
जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जिसका अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, ठीक है। सो अब हम नोमेनक्लेचर में एग्जांपल लेते हैं इकोलाई का, इको आर आई, इको आर आई, आई नहीं सॉरी इको आर वन, ये रोमन में वन है, ठीक है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे है, ई फर्स्ट टर्म बताता है, फर्स्ट लेटर बताता है जीनस, जीनस फ्रॉम विच इज डिराइव्ड एंड इसके बाद के जो दो हैं सेकंड टू लेटर्स वो बताते हैं नेम ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। और आर जो है ये डिराइव होता है फ्रॉम स्ट्रेन, नेम ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है। और रोमन लेटर जो होता है वन है यहाँ पर, ये बताता है किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया है फ्रॉम स्ट्रीम, ठीक है। ये इसकी नोमेनक्लेचर है। फिर तो जो न्यूक्लियसेस दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं डीएनए के एंड से, और एंडोन्यूक्लियस वही हैं जो जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, मतलब कि वो स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए में कट लगाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर हमने पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अच्छा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, हमने कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे मलयालम, टाटा, मीन्स जो फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं से भी रीड करें एक जैसे ही हो। तो हम लिखते हैं जैसे टाटा, चाहे हम यहाँ से पढ़ें या यहाँ से पढ़ें सेम ही रहने वाला है, या हम लिखते हैं मलयालम, चाहे हम ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़ें हमें सेम ही दिखता है। ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। फिर जैसे कि जो हमारा इको आर आई, इको आर वन है, इसके लिए जो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो GAATTC जो है उसमें जी और ए के बीच में कट करता है, ये इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो हम इसमें देख सकते हैं, फिगर बना हुआ है 11.1 में। फिर इसके बाद से हम और एक चीज़ है कि जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस है क्यों इसका इम्पोर्ट, मतलब क्यों सेम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो स्टिकी एंड्स बनते हैं कट करने पर, चाहे जिनमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स होने चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब सेम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट किया जाए, ठीक है। और इसके बाद ये जो स्टिकी एंड्स हैं इनकी वजह से डीएनए लाइगेज को फैसिलिटी मिलती है ज्वाइन करने की, ठीक है। फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डायग्राम दिए हुए हैं। फिर आगे चलते हैं हम, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो तो ये फ्रेगमेंट हमारे बन गए, रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर का हमने यूज़ कर लिया। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम सेपरेट करते हैं इन फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। अब देखो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज मीन्स कैथोड, एज ए कैथोड हम इसको मानेंगे डीएनए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें उसमें डीएनए को हम रखें तो ये क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ रन करेगा डीएनए। तो यही इसमें डायग्राम में शो कर रखा है कि ये जो वेल है उसमें जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जब हम पुट करते हैं वेल में, तो जितने स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो उतना ही दूर जाके
एनोड तरफ मूव करेगा, और जितना लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो उतना ही कम दूरी तक जाएगा। तो ये इसमें दे रखा है। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये कैसे सेपरेट होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोस जेल। इसमें ना एगारोस जेल का यूज़ करा जाता है, जो कि पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड है सीवीड से। ठीक है, फिर उसके बाद तो डीएनए को हम नेक डाई, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐसे ही नहीं देख सकते नेक डाई से, और स्टेनिंग जब करेंगे और इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करेंगे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर देंगे, तब हम उसको देख पाएंगे, और वो भी उसका कलर हमारा होगा ब्राइट ऑरेंज कलर होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो इल्यूजन आता है, इल्यूजन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन एक आ जाता है। तो इल्यूजन मतलब होता है कि जो सेपरेटेड बैंड्स हैं डीएनए के, उनको एगारोस जेल से हम कट आउट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम जेल पीस। इस स्टेप को इल्यूजन कहते हैं। तो ये इल्यूजन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स में मतलब हमने पहले प्लाज्मिड बोला था, वही है ये वेक्टर्स, मतलब वाहक या कैरियर। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इनकी क्वालिटी ये है कि नेचुरली तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, वायरस जो हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं और उस बैक्टीरिया को डैमेज पहुंचाते हैं। पर अगर हम प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज को जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर पाएँ और ऐसा बना पाएँ कि उससे वो हार्मफुल ना हो बैक्टीरियल सेल्स के लिए या किसी भी होस्ट सेल के लिए, और और उसका एक यूज़ कर पाएँ वेक्टर के तौर पर। वेक्टर के तौर पर मतलब इनकी एक क्वालिटी होती है प्लाज्मिड की और बैक्टीरियोफेज की, कि ये मल्टीपल कॉपी नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने। तो इस प्रकार से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ फीचर्स होते हैं जो कि क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर के लिए काम में आते हैं। फीचर्स जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये वही है, मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होने की जो रीजन्स हैं उनको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट में ओराई कहते हैं। ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर है सेलेक्टिबल मार्कर। सेलेक्टिबल मार्कर जो है हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, उन्हीं को सेलेक्टिबल मार्कर कहते हैं। और इनकी खासियत क्या है कि ये सिलेक्टिवली ग्रोथ करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करके, और एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ठीक है, फिर है कुछ एग्जाम्पल बताएं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के या सेलेक्टिबल मार्कर के एग्जाम्पल, जैसे एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। ठीक है, फिर क्लोनिंग साइट्स। तो जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं या रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये प्रेफरेबली मतलब हम प्रेफर करते हैं कि वेक्टर की जो क्लोनिंग साइट्स हैं वो कम से कम हो। जितना कम होगी उतनी ही कम कॉम्प्लिकेशन होगी फर्दर प्रोसेसिंग में। और ये जो डायग्राम है 11.4, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं नीचे, और अदर वीडियोस में दे रखे हैं इसके। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं 3 से 4 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल आता है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन का। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज,
का इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आता है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन का। इसमें क्या होता है कि अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, उसकी प्रेजेंस की वजह से ब्लू कलर कॉलोनी बनती है प्लाज्मिड, अगर प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं हुआ है तो अगर इंसर्ट हुआ है तो इंजर्शनल इनएक्टिवेशन होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, जीन का, और जो कॉलोनी जो है वो कोई कलर नहीं देने वाली है, मतलब कलर इनमें नहीं होगा, और इनको रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कहेंगे। मीन्स वो कॉलोनी जो जिनका कलर नहीं रह गया है वो हमारी इंजर्शनल इनएक्टिवेशन वाली कॉलोनीज हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं। फिर यहाँ पे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्लोन करने के लिए वेक्टर्स, तो यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियम, इसका क्वेश्चन बहुत बनता है। ये एक वेक्टर है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है। ये हमारा टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, रिपीट होता ही है, हर 2-3 साल में रिपीट होता ही है। ठीक है। फिर कंपिटेंट होस्ट, मतलब कि कंपिटेंसी, होस्ट को हम कंपिटेबल बनाते हैं फॉरेन डीएनए के साथ। तो उसको कंपिटेंट बनाने में क्या क्या किया जाता है कि जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम है उससे ट्रीट करते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी, जिससे के साथ डीएनए इंटर करेगा बैक्टीरियम में थ्रू पोर्स एंड सेल वॉल, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंक्यूबेट करेंगे विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। आइस में इंक्यूबेट करने वाले हैं सेल के साथ, और इसके बाद इनको हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस पर, और अगेन इनको आइस पे रख देंगे। ऐसा करने से जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर लेगा। फिर इसके अलावा कुछ और भी एलियन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराने की मेथड्स होती हैं, जैसे है माइक्रो इंजेक्शन है, उसमें डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर सकते हैं एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। और कुछ दूसरी मेथड है बायोलिस्टिक या जीन गन जिसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो बायोलिस्टिक एंड जीन गन है ये सूटेबल है फॉर प्लांट्स। तो इसमें सेल्स को बॉम्बार्ड करते हैं, सेल्स पर बौछार करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन की, जो कि डीएनए की कोटिंग के साथ होते हैं। ठीक है। फिर एक और मेथड है डिजार्म पैथोजन, मीन्स कोई भी पैथोजन है उसको अगर हमने डिजार्म कर दिया, मीन्स अब वो हमारे लिए हानिकारक नहीं रह गया है, तो वो है डिजार्म पैथोजन। उसका यूज़ करके वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। फिर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस। तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है, निमोनिक्स टाइप है, उससे हम इन सारी लाइंस को याद कर सकते हैं। ये करीब ये सात सात लेटर हैं, 7 पॉइंट उससे बनेंगे।
तो ट्रिक है इफ विल टच ई। तो इसको हम हिंदी में भी मतलब लेटर में लिख सकते हैं, इफ विल टच ई। ठीक है, तो ये याद करने के लिए है, आप कोई भी एक टर्म बना के एक साथ लिख सकते हैं, तो फिर टच ई इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। आई स्टैंड्स फॉर isolation of DNA, isolation of DNA. F stands for fragmentation of DNA by restriction and nucleus. Second I stands for isolation of a desired DNA fragment. L stands for ligation of the DNA fragment into a vector. T stands for transferring the recombinant DNA into the host. C stands for culturing the host cell in a medium at large scale. ई लास्ट जो है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोसेसिंग है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उनकी उनका ऑर्डर यही है। अगर क्वेश्चन बनता है कि ऑर्डर ऑर्डर में इसको अरेंज करिए, तो इसी ऑर्डर से लेके चलेंगे इफ विल टच यू। फिर है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो हमको पता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ठीक है, पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पर वर्क कर पाए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए डीएनए, मीन्स फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसमें दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए, जैसे प्रोटीन नहीं होना चाहिए, सेल्यूलोज नहीं होना चाहिए, अगर प्लांट सेल है, फंगस है तो काइटिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री होना चाहिए, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे अचीव करते हैं? ट्रीट किया जाता है बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल टिश्यू को एंजाइम्स के साथ। जैसे बैक्टीरिया अगर है तो उसके लिए लाइसोजाइम एंजाइम्स के साथ ट्रीट करेंगे, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलोज करेंगे, और फंगस के लिए काइटिनेज के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, और आरएनए के लिए हम राइबोन्यूक्लियेज से ट्रीट करेंगे। ठीक है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। तो जब ट्रीटमेंट की जाती है, उस कर लेने के बाद जो प्यूरिफाइड डीएनए है उसको वो अल्टीमेटली प्रीसिपिटेट हो जाता है चिल्ड एथेनॉल मिलाने के बाद। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। तो स्पूलिंग है डीएनए का प्रीसिपिटेशन हो जाना। आफ्टर एडिंग चिल्ड एथेनॉल। ये है स्पूलिंग। फिर है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन कहाँ पहुँचा है, उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है, उसको हम कैसे चेक करते हैं? तो उसके लिए एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड living cell, means in laboratories, research fields, factories, etc. तो
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बेसिक बनता है कि उसका जो ऑर्डर है प्रोसेसिंग का वो क्या है। तो सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनीलिंग, फिर होता है एक्सटेंशन, और इन सब के अपने अपने टेम्परेचर होते हैं। डीनेचुरेशन डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेल्सियस पर। फिर होता है एनीलिंग 52 डिग्री सेल्सियस पर। लास्ट है एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ये डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक थर्मस एक्वाटिकस जो है बैक्टीरिया, इससे एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है हमारे एम्प्लीफिकेशन में। पीसीआर में इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ टैग पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, फिर हम कहते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो हमें इसको कोई भी हमारा जो जेनेटिक प्रोसेस है उसका हमारा एम होता है कि डिज़ायरेबल प्रोटीन हमारा फॉर्म हो। तो उसके लिए केवल एक या दो प्रोटीन नहीं हमको चाहिए, एक दो यूनिट में नहीं चाहिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बायोरिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम एक होता है, उसमें कि जो सेल्स हैं मल्टीप्लाइड करी जाती हैं, और जो यूज मीडियम है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है एक साइड से, और दूसरे साइड से फ्रेश मीडियम आता है। जैसे ये एक साइड से फ्रेश मीडियम आ रहा है, और यहाँ से यूज मीडियम ड्रेन आउट हो जा रहा है। ये है कंटिन्यूस कल्चर मेथड। और ऐसा करने से होता क्या है कि सेल अपनी फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज में होती है, जिसको कहते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूस कल्चर मेथड है, इसमें हम लार्जर बायोमास प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाई यील्ड मतलब पैदावार बढ़ा सकते हैं डिज़ायर्ड प्रोटीन की। ठीक है, फिर है बायोरिएक्टर्स। तो ये 100 से 1000 लीटर की वॉल्यूम वाले सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं, इनको बायोरिएक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर और इनमें हम इस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। और बायोरिएक्टर जो है हमें एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बायोरिएक्टर्स में कौन सी ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो उसकी भी एक ट्रिक है। तुम
फिर सब साल बिताओ। तुम फिर सब साल बिताओ। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको। कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं जो बायोरिएक्टर प्रोवाइड कराता है? तो तुमसे है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिर से है पीएच, सबसे है सबस्ट्रेट, साल से है सॉल्ट्स। बिताओ को हम दो में तोड़ देंगे, दो भागों में, एक बिता और ओ। तो विता से विटामिन्स, और जो ओ है ओ से हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये हमारी ग्रोथ कंडीशंस हैं। ठीक है, अब जो बायोरिएक्टर्स हैं इसके दो टाइप हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और एक है स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें से एयर बबल्स स्पार्क्ड होते हैं, इसलिए उसको स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक कहते हैं। और ये जो बबल्स हैं ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, और इनमें एक एजिटेटर होता है या स्टीरर होता है जो कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली रखता है उसमें, बायोरिएक्टर्स में। और इसमें क्या 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 होता है, जैसे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल है, सैम्पलिंग पोर्ट है जहाँ से सैंपल हम निकाल सकते हैं टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम में, और चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन में है या उसका जो केमिकल नेचर है जो हम चाह रहे हैं डिज़ायर्ड है कि नहीं है। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो बायोसिंथेटिक स्टेज हो गई है हमारी। अब कुछ और प्रोसेस प्रोडक्ट में होनी बाकी हैं जिससे कि वो मार्केटिंग के लिए फाइनली तैयार हो जाए एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब पूरा तैयार उत्पाद। सो इस प्रोसेस में तीन चीज़ें हम देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। एक है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, और है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो इसमें हम क्या क्या रखते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसमें एक तो है सेपरेशन, फिर है प्यूरिफिकेशन, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम हमारे घर में अचार बनता है तो अचार में हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सोडियम बेंजोएट या जो ऑयल डालते हैं वो यही होता है प्रिजर्वेटिव। ऐसे ही हम जो डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाते हैं उनके लिए भी प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मुलेशन है उसके कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, ऐसे ही तो नहीं प्रोडक्ट बना के हम देख सकते हैं, या फिर हमने सीधे अगर एनिमल्स में ही ट्राई किया हो, जैसे रैट में, माउस में, रैबिट में टेस्ट किया हो, फिर मंकी में टेस्ट किया हो, पर तब भी हम ह्यूमन को ऐसे यूज़ करने नहीं दे सकते, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स। जो ड्रग्स होते हैं उनके केस में क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ड्रग्स। फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हर प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर होती है, और जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है
ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो 11 चैप्टर है 12th क्लास एनसीईआरटी का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस कंप्लीट हो गया होगा। आपको अगर कुछ डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमें मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर से शो करके रखा है। आप अपनी क्वेरीज या डाउट क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। वहाँ से मैं उन पर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। थैंक यू।